हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक में। फोर्थ एडिशन है ये हमारा। ठीक है, इसके जो चैप्टर है वो है आपके पास 67। ठीक है, पार्ट नंबर 10 है। पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है पार्ट 10 का टॉपिक है। एंड सब टॉपिक उसमें ये हम सारे देख रहे हैं। उससे पहले हमने ये तीनों जो है पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। आज हम एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे। उसके बाद हमारे 3 चैप्टर और बचेंगे। प्रेशर ग्रुप्स, नेशनल इंटीग्रेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। उसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि 57th अमेंडमेंट एक्ट जो कि हमारा आया 1985 के अंदर, उसने ये प्रोवाइड करवाया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अगर कोई डिफेक्शन करता है, मींस एक पॉलिटिकल पार्टी से अनदर पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, तो उसकी डिसक्वालिफिकेशन मानी जाएगी। ठीक है, डिसक्वालीफाई हो जाएगा वो। आया राम गया राम वाली जो कंडीशन थी वो ना चले, इसलिए ये चीज़ लाई गई। क्योंकि लोग क्या करते थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी में अगर वो है तो वहाँ से निकल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते थे, वहाँ से निकल के फिर तीसरी में चले जाते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो है जो चेंजेस किए गए 4 आर्टिकल्स के अंदर, तो वो कौन कौन से आर्टिकल्स थे? 101, 102, 190 एंड 191। इनके अंदर चेंजेस किया गया और एक न्यू शेड्यूल जो है वो ऐड कर दिया गया। जो न्यू शेड्यूल जो ऐड किया गया वो था 10th। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से शेड्यूल में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। उसके बाद इसके अंदर एक जो है वो अमेंडमेंट भी की गई बाद में, जो कि 91st अमेंडमेंट एक्ट जो कि कब आई थी? 2003 के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था, उसमें कब जाके जो है अमेंडमेंट बाद में की गई? तो 2003 के अंदर 91st अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें ये बताया गया कि अगर कोई स्प्लिट हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी, मतलब डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन नॉट अप्लाई टू द स्प्लिट। अगर स्प्लिट हो जाती है तो उस केस में डिसक्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। तो ये एक एग्जेम्पशन प्रोविजन जो है 2003 के अंदर लाया गया। अभी हम आगे चलते हैं तो प्रोविजन ऑफ द एक्ट देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे: डिसक्वालिफिकेशन, एग्जेम्पशंस, डिसाइडिंग अथॉरिटी, रूल मेकिंग पावर। लेकिन उससे पहले जो है इसमें देख लेते हैं डिसक्वालिफिकेशन में क्या चीज़ आती है। तो इसमें 3 चीज़ें हम देखेंगे: मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंट मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर। तो एक एक करके देख लेते हैं। जो 3 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई वो लिख देती हूँ मैं। पहला है मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है। एंड तीसरा है हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर। तो एक एक करके इसको हम देख लेते हैं। तो जो मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उसमें ये है कि कोई मेंबर है, ठीक है, किसी भी हाउस से वो बिलोंग करता है टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा 2 बेसिस के ऊपर। पहला है कि अगर वो वॉलंटरी जो है वो गिव अप कर दे कि मैं ये पार्टी छोड़ के जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वॉलंटरी गिव अप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सच अ हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशू बाय हिम पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी एंड सच एक्ट हैज़ नॉट बीन कंडोन बाय द पार्टी विद इन द 15 डेज। अगर उसने मतलब 15 दिन पहले जो है वो बताना होता है कि मैं आपकी पार्टी क्यों छोड़ना चाहता हूँ। मान लीजिए उसने नहीं बताया और इमीडिएटली कह दिया कि मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, तो ये भी जो है डिसक्वालिफिकेशन माना जाएगा इसके अंदर, मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो वो वॉलंटरी गिव अप कर सकता है, दूसरा वो इमीडिएट बोल दे कि मतलब वोट मतलब वोटिंग से वो एब्सटेन हो जाए, ठीक है, हाउस के अंदर, और कोई प्रायर परमिशन उसने ना दी हो पार्टी को 15 दिन पहले जो कि देनी होती है, तो उस केस में भी इनको डिसक्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द अबव प्रोविजन, ये वाला अभी हमने जो देखा है, इसके अंदर ये क्लियर है कि जो मेंबर है वो इलेक्टेड होगा ऑन अ पार्टी टिकट, शुड कंटिन्यू इन द पार्टी एंड ओबे द पार्टी डायरेक्शन। अगर वो जीता है पार्टी के अंदर, उसने कोई टिकट जीती है और अगर वो ऐसे काम नहीं करता है तो फिर वो उसको ओबे करने होंगे, जो भी पार्टी डायरेक्ट करेगी उसको डायरेक्शंस देगी। सेकंड हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट मेंबर। इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट मेंबर हाउस के अंदर जो इलेक्ट होगा विदाउट बीइंग सेटअप
एज द कैंडिडेट बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा टू रिमेन अ मेंबर ऑफ हाउस इफ़ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन। मान लीजिए ये एक पार्टी है, ठीक है, पार्टी 1, यहाँ से ये इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो खड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से ये विन हो गया, मतलब जीत गया, यहाँ से ये वाली टिकट जो है वो जीत गया, लेकिन आगे चल के ये क्या कहता है कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी में P1 में नहीं रहूँगा, मैं P2 में जा रहा हूँ। तो ये इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था और यहाँ से जीत गया और ये अब सेकंड पॉलिटिकल पार्टी में जाना जा रहा है, तो इस वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। दूसरी बात ये थी इंडिपेंडेंट मेंबर वाली। तीसरी है नॉमिनेटेड मेंबर। इसमें क्या है, जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा हाउस का, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस अगर उसने ज्वाइन कर ली पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स हिज सीट इन द हाउस। मतलब 6 मंथ्स के बाद अगर वो कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, उसने टिकट जीत ली है, पॉलिटिकल पार्टी में अपनी जगह बना लिया और 6 मंथ से पहले जो है वो उसने बोल दिया कि मैं आफ्टर द 6 मंथ्स के बाद वो कहता है कि मैं जो है ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़ना चाहता हूँ और कोई अनदर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्वाइन करना चाहता हूँ विद इन 6 मंथ ऑफ टेकिंग हिज सीट इन द हाउस विदाउट इन्वाइटिंग दिस डिस्क्वालिफिकेशन। तो उस केस में भी ये वाली चीज़ जो है डिस्क्वालीफाइड मानी जाएगी। तो अभी यहाँ पे तीनों को आपको याद रखना है। डिस्क्वालिफिकेशन में कौन कौन आते हैं, मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंट मेंबर एंड द नॉमिनेटेड मेंबर। यहाँ पे 6 मंथ्स के बाद अगर वो छोड़ के चला जाता है, यहाँ पे अगर इंडिविजुअल खड़ा हुआ है और वो पार्टी 1 में जीता है एंड अदर पार्टी में चला जाता है, और फर्स्ट वाले में हमने देखा वॉलंटरी गिव अप कर दे या फिर वो प्रायर परमिशन उसने ना दी हो 15 डेज की जो देनी होती है एंड वो दूसरी पार्टी में चला जाए, इसलिए। ठीक है, अभी हम एग्जेम्पशंस की बात कर लेते हैं जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ पे भी 2 केसेस हैं। जो पहला केस है वो ये है, इफ़ द मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी। मान लीजिए ये एक पार्टी है P1 एंड ये दूसरी पार्टी है P2, ठीक है। तो अगर मेंबर जो है वो बाहर चला जाए क्योंकि पार्टी जो है वो मर्ज हो गई है, मतलब ये दोनों जो है वो P पार्टी बन चुकी है, तो मर्जर जो है वो टेक प्लेस होगा व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी हैड एग्रीड टू सच अ मर्जर। मान लीजिए P1 एंड P2 में से 2/3 जो है मेंबर्स जो हैं वो मान जाते हैं कि हाँ ये पार्टी जो है वो मर्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 एग्जेम्पशंस दी गई हैं डिस्क्वालिफिकेशन से, अगर पार्टीज जो है वो मर्ज हो जाती हैं तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। दूसरी चीज़, इफ़ द मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर मेंबर जो है वो इलेक्ट हो जाए एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, वॉलंटरी गिव अप कर दे मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और रीजॉइन इट आफ्टर he ceases to hold that office, this exemption has been provided in view of dignity and impartiality of this office। अगर कोई जो मेंबर है, ठीक है, उसने उसके अंदर अपना जो टिकट है वो विन कर लिया, इलेक्शन के अंदर जो टिकट है उसने विन कर लिया, लेकिन अब वो जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन गया, तो उसको एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी ना, तो वो फिर यहाँ से ये वाली सीट छोड़ देगा, मतलब वॉलंटरली गिव अप कर देगा। तो उस केस में भी हम डिस्क्वालिफाइड इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से एग्जेम्पशन होगी, क्योंकि उसके डिग्निटी एंड इम्पार्शियलिटी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को निभाना चाहता है, इसलिए ये चीज़ एग्जेम्पशन के तौर पे ली गई है। इट मस्ट बी नोटेड दैट ये जो प्रोविजन है 10th शेड्यूल का, ये पर्टेन करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन इन द केस ऑफ द स्प्लिट अगर हो जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी। मैंने अभी आपको बताया था कि 91st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 के अंदर आया था, उसके अंदर ये वाली चीज़ जो है वो डिलीट कर दी गई है, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन इन द केस ऑफ स्प्लिट बाय 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी हैव बीन डिलीटेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसका ये मतलब है कि जो डिफेक्टर्स है हैज़ नो मोर प्रोटेक्शन द ग्राउंड ऑफ द स्प्लिट, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं डिसाइडिंग अथॉरिटी की।
तो डिसाइडिंग अथॉरिटी में ये आता है कि कोई भी क्वेश्चन है जो कि रिगार्डिंग है डिस्क्वालिफिकेशन अगर अराइज होता है डिफेक्शन के उस पर, तो वो डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो वही जो है कोई भी क्वेश्चन अगर उठता है डिस्क्वालिफिकेशन पे तो यही डिसाइड करेंगे उस पे, ठीक है। ओरिजिनली जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो इसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एंड पहले ये बोला गया था कि इसको कोर्ट में भी हम नहीं लेके जा सकते, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि हो, तो ये पहले भी आ चुका है होलोहन केस, जो कि आपका आया था 1993 के अंदर, जो कि ये जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि जो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द ये है जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये एक तरीके से फंक्शन करेगी, जो हमने देखा कि 10 शेड्यूल जो न्यू लाया गया तो एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उसके अंदर ये एक तरीके से ट्राइब्यूनल की तरफ बिहेव करता है। तो ट्राइब्यूनल में भी यही हमने चीज़ देखी थी कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि फाइनल डिसीजन इनका तो होगा, लेकिन अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट को बाईपास नहीं करना, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना है। सिमिलर केस इसके केस के अंदर ये आता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन है फाइनल तो कर, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं है तो कोर्ट में बिल्कुल जाया जाएगा एंड जुडिशियल रिव्यू होगा। ये इसलिए ही किया जाता है कि जो है परवर्सिटी बनी रहे एंड ट्रांसपेरेंसी बनी रहे एंड कोई भी पॉलिटिकल बायसनेस ना हो। तो इस वजह से डिसाइडिंग ऑफिसर हालांकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल मेकिंग पावर। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा हाउस का, उसको एम्पावर किया गया है कि वो रूल्स बना सकता है, कोई भी प्रोविजन बना सकता है अंडर द 10th शेड्यूल, ठीक है। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर दी गई है। उसके बाद ये जो रूल्स हैं, ये जो भी ये गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशन ये बनाएंगे, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को 30 डेज पहले जो है वो हाउस के अंदर प्रेजेंट करना होगा, एंड हाउस जो है फिर उसको अप्रूव भी कर सकता है या फिर डिसअप्रूव भी कर सकता है, ये फिर हाउसेस की मर्जी होगी। उसके बाद ये बताया कि फर्दर ही में डायरेक्ट दैट एनी विलफुल कॉन्ट्रावेंशन बाय एनी मेंबर ऑफ सच रूल्स में डेल्ट विद द सेम मैनर एज द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द हाउस। और अकॉर्डिंग टू द ये रूल्स ये बताए गए कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो टेकअप करेगा कोई भी अगर डिफेक्शन केस आता है ओनली व्हेन ही रिसीव्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द हाउस। अगर कोई मेंबर ऑफ द हाउस जो है वो अगर कंप्लेंट लेके आता है तभी वो डिफेक्शन केसेस को सुनेंगे। बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन उसको मेंबर को एक चांस देना होगा कि वो अपनी बातों को एक्सप्लेन करे, ठीक है, अ चांस टू सबमिट हिज एक्सप्लेनेशन। ही में ऑल्सो रेफर द मैटर टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेज फॉर इंक्वायरी के लिए भी भेजेगा कि क्या ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सच है या नहीं है। तो डिफेक्शन जो है अगर देखा जाए तो वो इमीडिएट नहीं होगा, ठीक है। डिफेक्शन हैज़ नो इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक इफेक्ट। तो ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेल्यूएशन ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ द एक्ट के बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर हम 3 चीज़ें देखेंगे। एडवांटेजेस क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ की, क्रिटिसिज्म क्या है, और जो 91st अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि जिसमें अमेंडमेंट की गई 2003 के अंदर, उसमें क्या क्या था, ये चीज़ें देखेंगे। तो अभी एडवांटेजेस में देख लेते हैं कि जो 10th शेड्यूल आया जिसने एम्पावर की एम्बॉडीज किया एंटी डिफेक्शन लॉ को, तो वो किस लिए आया था। तो ये भी हमने देखा कि ये इविल एंड मिसचीफ ऑफ द पॉलिटिकल डिफेक्शन जो हो रहे थे उनके लिए लाया गया था, एंड बेनिफिट के तरीके से भी ये देखा जा रहा था। एंड इट इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द, ठीक है, स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड जो भी अनएथिकल पॉलिटिकल डिफेक्शंस हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए ये लाया गया। और राजीव गांधी ने इसको क्या बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग अप पब्लिक लाइफ।
तो ये भी पूछ लिया जाता है ये स्टेटमेंट किसकी है, तो राजीव गांधी ने ये जो है स्टेटमेंट दी थी कि हमें ये एक तरीके का पहला कदम है कि पब्लिक लाइफ से हमें क्लीनिंग करनी है, ठीक है। तो जो सेंट्रल लॉ मिनिस्टर था उसने स्टेट किया कि पासिंग ऑफ द 52nd अमेंडमेंट बिल बाय अ unanimous vote by both the houses of parliament was a proof if any of the maturity and stability of the Indian democracy। कहने का मतलब डेमोक्रेसी को स्मूथ चलाने के लिए ये जो है लाया गया और ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए। तो एडवांटेजेस में पहली बार देखते हैं कि ग्रेटर स्टेबिलिटी लेके आया है ये वाला जो लॉ है, ठीक है, ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड चेक रखता है कोई लेजिस्लेचर के ऊपर कि कोई भी पार्टी जो है वो चेंज ना करे। दूसरी चीज़ कि ये रिड्यूस करता है करप्शन को, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, और साथ ही साथ में नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, ठीक है, इनकर्ड ऑन द इरेगुलर इलेक्शन, उस पर भी चेकआउट करता है। तीसरा, पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। उसके बाद ये फैसिलिटेट करता है कि डेमोक्रेटिक वे में जो है पॉलिटिकल पार्टी चल सके, एंड अगर कोई पार्टी जो है वो मर्ज होना चाहती है तो वो भी मर्ज हो जाए सही ढंग से, ये ना हो कि वहाँ से भी लोग भागे। और मर्जर के केस में हमने देखा 2/3 जो है मेंबर की जो है सहमति होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिटिसिज्म, इसका क्या क्या है। तो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो एक तरीके से बोल्ड स्टेप है टुवर्ड्स द क्लींजिंग ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ एंड एक न्यू इरा लाने के लिए ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लैक्यूनस मतलब कमियां भी पाई गई हैं, एंड ये फेल भी हुआ है टू प्रिवेंट द डिफेक्शन, क्योंकि अभी भी हमने कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट्स पर अभी हमने पीछे देखा था कि राजस्थान में भी ये अभी भी परफॉर्म हुआ है। तो ये चीज़ें अभी भी देखी जा रही हैं आया राम गया राम वाली। तो पहला इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता डिसेंट में और एंड डिफेक्शन में। तो यहाँ पे डिसेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए मतभेद होता है, ठीक है, और डिफेक्शन तो जैसे वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो जा रहे हैं वही होता है, ठीक है। इट कव द लेजिस्लेचर राइट टू डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, और इट क्लियरली पुट्स पार्टी बॉसिज्म ऑन द पेडेस्ट्रल एंड द सेक्शन टेरिटरी ऑफ द पार्टी इन द नेम ऑफ द पार्टी डिसिप्लिन। उसके बाद ये डिस्टिंक्शन करता है बिटवीन द इंडिविजुअल डिफेक्शन एंड द ग्रुप डिफेक्शन, लेकिन जो कि रैशनल है। डिस्टिंक्शन बिटवीन एंड ग्रुप डिफेक्शन इज इरेशनल, ठीक है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड इट बैंड ओनली रिटेल डिफेक्शन एंड लीगलाइज्ड होलसेल डिफेक्शंस। और तीसरी बात हमने देखी कि इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ द लेजिस्लेचर फ्रॉम हिज पार्टी फॉर हिज एक्टिविटीज आउटसाइड द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये है कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन द हमारा इंडिपेंडेंट मेंबर एंड द नॉमिनेटेड मेंबर इज इलॉजिकल, ठीक है। मान लीजिए जो पहले वाला है, द फॉर्मर जॉइन अ पार्टी ही इज डिस्क्वालीफाइड वाइल लेटर इज अलाउड टू डू सो, मतलब नॉमिनेटेड में तो अलाउड है, इंडिविजुअल में अलाउड नहीं है, तो ये तो इलॉजिकल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है, इट्स वेस्टेड ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज क्रिटिसाइड ऑन द 2 ग्राउंड्स। पहला कि ही मे एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी इन एन इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर ड्यू टू द पॉलिटिकल एक्जिजेंसीज। दूसरा कि ही लैक द लीगल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू नो द केसेस, जैसे कि 2 स्पीकर्स के बारे में बताया गया लोकसभा में, एक रवि रॉय जो कि 1991 में थे एंड शिवराज पाटिल जो कि 1983 में थे, हैव देमसेल्व्स एक्सप्रेस्ड डाउट ऑन द suitability to adjudicate upon the cases related to the defections, ठीक है। मीन्स इस कहने का मतलब कि पार्शियलिटी हो सकती है इस केसेस में भी, मतलब बायसनेस आ सकती है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। लास्ट पॉइंट हमारा रह गया जो कि है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे पहला ये है कि
जो डिमांड्स हैं टाइम टू टाइम जो है वो चेंज करने की आती रहती हैं, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके और अमेंडमेंट के थ्रू इसमें कुछ चेंजेस किए जा सके, ठीक है, 10 शेड्यूल के अंदर। एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रोविजन हैज़ नॉट बीन एबल टू अचीव द डिज़ायर गोल ऑफ चेकिंग डिफेक्शन। तो 10 शेड्यूल में इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इसमें जो है ये अलाउ करता है बल्क डिफेक्शन वाइल डिक्लेयरिंग द इंडिविजुअल डिफेक्शन इज इलीगल। मैंने अभी आपको बताया कि इंडिविजुअल वाले को तो मतलब माना जाता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और अगर नॉमिनेटेड वाले की बात करें तो उसको अलाउ कर देता है। तो यहाँ पे ये इलीगल भी इसको बोला गया है। तो प्रोविजन फ्रॉम एग्जाम्पशन फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन इन द केस ऑफ द स्प्लिट एज प्रोवाइडेड इन 10th शेड्यूल कवर अंडर द सीवियर क्रिटिसिज्म। तो इस चीज़ का इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ डिस स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो कमेटी बनाई गई ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म, जिसकी रिपोर्ट जो है 1990 में सबमिट कराई गई, द लॉ कमीशन ऑफ द इंडिया इन इट्स 170th जो रिपोर्ट इन्होंने निकाली ऑन रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉज, जो कि 1999 में आई, एंड द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा, रिकमेंड किया omission of the provision of the 10th schedule pertaining to the exemption from the disqualification in case of the splits। तो ये भी है इसका एक चीज़। तो थर्ड पॉइंट जो हमने देखा NCRWC, अभी जिसकी मैंने आपको बताया नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने ये भी देखा कि जो डिफेक्शन है शुड बी पीनलाइज्ड। इसको जब तक हम पीनलाइज्ड नहीं करेंगे तो ये आयराम गैराम वाली सिचुएशन होती रहेगी। तो इसको मतलब सज़ा भी के अंदर भी लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम डिबार कर सकें कि कोई एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ना जाए। एंड होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस एज अ मिनिस्टर और एनी अदर रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट फॉर एट लीस्ट द ड्यूरेशन ऑफ द रिमेनिंग टर्म ऑफ द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटर और अंटिल द नेक्स्ट फ्रेश इलेक्शन विच एवर इज़ द अर्लियर, जो भी पहले हो तो उसको मतलब पब्लिक ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न ले, ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ को भी लाने के लिए पीनलाइज इसको करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फोर्थ पॉइंट है सेम NCRWC जो कि है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने ये बताया कि एबनॉर्मली द लार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर being constituted by the various government सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर एंड प्रैक्टिस करती है प्रोहिबिटेड बाय द had to be prohibited by the law। एंड सीलिंग लगाई गई ऑन द नंबर ऑफ मिनिस्टर स्टेट के अंदर एंड द यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, और मैक्सिमम जो है ये कर दिया गया 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पावर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉपुलर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो 91st अमेंडमेंट एक्ट कि ये जो हम बात करें 2003 के अंदर, इसमें प्रोविज़न बनाई गई कि जो लिमिट है वो लगा दी गई साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर एंड टू डिबार द डिफेक्शन फ्रॉम होल्डिंग द पब्लिक ऑफिसर एंड टू स्ट्रेंथन द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि करके क्या चीज़ें हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर थे, ठीक है, इंक्लूडिंग द हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टोटल स्ट्रेंथ के। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है ऑफ द लोकसभा, एंड ये आर्टिकल 75 के अंदर दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% होने चाहिए टोटल स्ट्रेंथ के, ठीक है, एंड इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये आर्टिकल 75 में बताया गया है। सेकंड जो है मेंबर ऑफ द कोई भी हाउस, ठीक है, चाहे वो आपका लोकसभा हो राज्यसभा हो, बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी, ये इनमें से अगर कोई भी मेंबर आता है जो भी बिलोंग करता है इसमें से, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। अगर यहाँ से कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टर भी फिर नहीं बन पाएगा, मिनिस्टर से भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और आर्टिकल 75 में ही ये बताया गया है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है, इंक्लूडिंग हम बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये भी इनका भी जो है 15% होने चाहिए ऑफ द टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। बस ये सेंटर पे थी बात और ये स्टेट पे है बात, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट बी लेस देन आपका 12, यहाँ पे 12 दिया गया है। 15 तो % है, लेकिन ये 12 नंबर है,
नंबर के केसेस में अगर हम देखें तो ये आर्टिकल किसके अंदर दिया गया है 164, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और जो मेंबर ऑफ आइदर हाउस है स्टेट लेजिस्लेटर के भी, ये तो हमने लोकसभा राज्यसभा सेंटर वाले की बात की, तो फोर्थ हमारे पास पॉइंट है अगर स्टेट लेजिस्लेटर के भी हाउसेस के अंदर कोई भी मेंबर जो है वो अगर डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो वो भी मिनिस्टर नहीं अपॉइंट किया जा सकता, ये आर्टिकल 164 के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 75 आर्टिकल है ये हमारा सेंटर के ऊपर है ये दोनों पॉइंट्स, एंड स्टेट के ऊपर 164 आर्टिकल जो है ये इनको पावर देता है। तो एक मेंबर, ये हमारे पास हो गया 4 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हम देख लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट ये है मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी who is disqualified on the ground of defection shall be disqualified to hold any remunerative political post। फिर वो पॉलिटिकल पोस्ट भी कोई नहीं गेन कर सकता अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। तो इसका क्या मतलब है, रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पार्टी एनी ऑफिसर अंडर द सेंटर गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट वेयर द सैलरी जो है वो पे की जाती है आपकी पब्लिक रिवेन्यू से, ठीक है, कोई भी कंसर्न्ड गवर्नमेंट हो सकती है तो उसके लिए फिर ये डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा। एंड सेकंड है कि एनी ऑफिस अंडर अ बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट विच इज़ होली और पार्शली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट एंड द सैलरी और रेम्यूनरेटिव फॉर सच ऑफिस इज पेड बाय सच बॉडी एक्सेप्ट वेयर सच सैलरी और रेम्यूनरेटिव पेड इज कंपनसेटरी इन नेचर, जो कि आर्टिकल 361B का है। एंड 6 पॉइंट हमारे पास ये है कि जो प्रोविजन है 10 शेड्यूल के pertaining to exemption from the disqualification in the case of split of the 1/3 member of the legislative party has been deleted, ये डिलीट कर दिया गया है, जिसका ये मतलब है कि जो डिफेक्शंस है उसके पास अब कोई नो मोर प्रोविजन है ऑफ द ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द स्प्लिट, तो अब उसके पास कोई प्रोविजन नहीं है कि स्प्लिट के बेसिस पे डिफेक्शन हो सकते हैं। तो ये सारा था एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर होगा प्रेशर ग्रुप्स। ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ग्रुप जो इनकमिंग चैप्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा उसको भी। थैंक यू वेरी मच।